स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम सदिश के सदिश के अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। आदिश फलन क्या है, सदिश फलन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। आदिश फलन आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा डी कोई आर का सबसेट है यदि फॉर ऑल टी बिलोंग टू डी के संगत फाई का मान जो है फाई से एक अद्वितीय राशि आदेश राशि प्राप्त हुआ, एक अद्वितीय आदेश राशि प्राप्त हो तो फाई को जो है चर टी का एक आदेश फलन कहते हैं। यानी हमने डी जो आर का सबसेट है उसके प्रत्येक मान के लिए फाई का मान, प्रत्येक टी के लिए फाई का मान अद्वितीय आदेश राशि आता है तो फाई को हम फाई फंक्शन ऑफ टी को एक आदेश फलन कहलाता है। वहीं यदि प्रत्येक मान के संगत एक हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है से एक सदिश राशि प्राप्त होगी तो फिर हम इसे अदिश चर टी का सदिश फलन कहते हैं। अब सदिश फलन का अवकलज क्या है? जैसे आपने आर जो है, आर को हमने फंक्शन माना टी का, तो डी या आर का जो अवकलज हुआ वो क्या होगा? तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी की लिमिट लेंगे, डेल्टा टी टेंडेड टू जीरो। इसको जो हम डी आर बटे डी टी हम इसको अवकलज कहेंगे आर का। और आर वास्तव में क्या है? आर जो है फंक्शन है टी का, तो ये हमने डेल्टा आर निकाला, फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा आर फंक्शन में टी के मान में परिवर्तन से फंक्शन में कितना मान परिवर्तन हुआ आर में, वो आपका ये आ जाएगा यहाँ। तो अचर सदिश का जो अवकलज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अगर सदिश अचर है, कोई सदिश अचर क्या कब है? जब उसकी दिशा अचर है और उसका परिमाण अचर है, तो वो कैसा है? अचर सदिश, उसका अवकलज जीरो है। तो जो आपने अवकलज के रूल पढ़ रखे हैं वो सदिशों पे भी लागू हो जाते हैं। जैसे ए प्लस बी पे अगर आप अप्लाई करोगे तो दोनों पे अलग अलग अवकलज आ जाता है। फाई ए पर अप्लाई करेंगे, फाई यहाँ पर आदेश है जबकि ए सदिश है, तो सिंपल जैसे दो फलनों के लिए हम लगाते हैं अवकलन, वो लग जाएगा। डॉट पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही लग जाएगा, बीच में डॉट रहेगा। क्रॉस, क्रॉस पे भी वही रहेगा। एक फलन में आपने ए सदिश को अचर रखा, बी का अवकलन किया, प्लस एक का अवकलन किया, बी को अचर रखा, और क्रॉस है वहां क्रॉस रखा। ए का परिमाण, अगर अब हम ए का जो परिमाण है हम ए से व्यक्त करें तो ए का परिमाण बराबर क्या होगा? मतलब ए के परिमाण को हम ए से दिखा दें तो अवकलन ए सदिश के स्क्वायर का क्या होगा? आपको ये आएगा 2a डी स्क्वायर। ठीक है ना? क्योंकि इसका परिमाण निकालेंगे हम तो वो इसके बराबर आएगा ए स्क्वायर के बराबर। और ए स्क्वायर का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है? 2a डी आता है। तथा ऐसे अगर डॉट लेते, वही डॉट लेते तो ये आ जाता, क्योंकि डॉट जी ये ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए, इसका हम दो बार अवकलन करते तो ये आ जाता 2a, और टू दोनों तरफ से कट जाएगा तो इस ये जैसे ये आप राइट साइड में ये रहता और इधर भी आता, ये दो आती है एक जैसी टर्म, तो दो से दो कट जाएगा, आपको ये रहता है ए डॉट डी ए डी टी बराबर ए डी ए डी टी। अब हमारे पास तीन थ्योरम है, कौन सी है? किसी सदिश ए टी के अचर सदिश होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है उसका अवकलज जीरो हो। कोई मतलब सदिश है वो अचर कब होगा? उसका अवकलज जीरो हो। तो हम इसको इंप्रूव करते हैं, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि आप उसका अवकलज जीरो। तो पहले हम मान लेते हैं प्रतिबंध आवश्यक है, मान लेते हैं प्रतिबंध को हम सिद्ध करेंगे प्रतिबंध सही है, तो हम पहले ही मानेंगे ये जो अचर सदिश है, अचर सदिश है तो क्या करोगे आप? देखो इसका अवकलज निकालो। ए में अगर टी में हम परिवर्तन करेंगे तो टी से ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अचर सदिश है तो वो उसका मान ए ही रहेगा। पहले जो मान यहाँ जो मान है टी प्लस डेल्टा टी पे, वो और टी पर मान सेम रहेगा, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। तो जीरो में हम डेल्टा टी का भाग देंगे तो जीरो, तो अवकलज क्या आ गया? जीरो। इसका ये तो शर्त हमने प्राप्त कर ली, शर्त आवश्यक हो गई। अब हम मानते हैं कि
प्रतिबंध पर्याप्त है, यानी शर्त दे रखी है कि ए का अवकलज 0 है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए आपका अचर है। तो माना ए के हमने घटक ले लिए A1 और A1 A2 A3, और ये सभी किसके फलन है, टी के, और आई जे के हमने घटक के लिए आई जे के लगा दिया। तब अब क्या होगा, डी ए डी टी क्या होगा, डी ए वन डी टी, डी ए टी घटक के सभी के अवकलज आएंगे, यहाँ के है। अब डी ए डी टी किसके बराबर है, 0। आपका ये जो मान है आपने अवकलज निकाला वो 0 के बराबर लिख लेंगे इसे। अब ये 0 है तो ये सभी अलग अलग 0 होंगे, जितने भी घटक हैं। डी ए वन बटे डी टी बराबर 0 होगा, डी ए टू बटे डी टी ये 0 होगा, डी ए थ्री बटे डी टी ये 0 होगा। तो A1 A2 A3 अब कैसे हैं? अचर हैं, तो घटक अचर हैं। तो अगर घटक अचर हैं तो जो ए है वो आपका कैसा होगा, अचर सदिश होगा। अतः ए जो है आपका कैसा है, अचर सदिश है। तो अचर सदिश वो है, इसका मतलब उसका बोथ एम्प्लाइज है। अगर ये इसका अवकलज 0 है तो ए अचर सदिश है, ए अचर सदिश है तो उसका अवकलज 0 है। किसी सदिश ए का परमाणु अचर होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध, किसी सदिश ए का परमाणु अचर होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है ए डॉट डी ए डी टी बराबर 0। किसी सदिश ए टी का परमाणु अचर होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है ए डॉट डी टी डी ए डी टी बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है कि अगर उसका केवल परमाणु अचर है तो आवश्यक प्रतिबंध, पहले हम मान लेते हैं कि ए टी हमारा कैसा है, अचर है। अगर ए टी का परमाणु अचर है तो इसका मतलब ये परमाणु बराबर ए अचर है, डॉट लेंगे हम, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, अवकलन करेंगे इसका। तो देखो इधर ये तो ए स्क्वायर, ए अचर है तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मान कितना आएगा, ए स्क्वायर का अवकलज क्या आएगा, 0 आएगा, अचर का अवकलज 0 होता है। ये परमाणु तो है, इधर दिशा तो है नहीं। अब इधर आपने अवकलन किया, दो दो पद जो है एक जैसे आ जाएंगे, दो आपका 0 में चला जाएगा, तो ए डॉट डी ए डी टी बराबर 0। अब ये प्रतिबंध हमारे लिए दिया था, ये हमने प्रूव कर दिया। दिया गया प्रतिबंध कैसे, आवश्यक है। अब प्रतिबंध पर्याप्त है, ये प्रतिबंध पर्याप्त है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, माना जो शर्त है वो दे रखी है, ये एक ऐसा सदस्य है, यहाँ आवश्यक नहीं है, शर्त पर्याप्त है। ए डॉट डी ए डी टी बराबर 0 है, तो अब ए डॉट डी ए मतलब शर्त ये सही है, तो ए डॉट डी ए बटे डी टी बराबर 0। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए डी टी प्लस वही वो बराबर 0, तो 0 को आप दो बार जोड़ेंगे तो भी 0 रहेगा। फिर ये क्या बने, ए डॉट ए का अवकलज बन जाएगा, तो ए डॉट ए का अवकलज बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट ए अचर है, ए स्क्वायर अचर है, ए डॉट ए अचर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर, ए डॉट ए किसके बराबर है, ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर, तो ए स्क्वायर अचर है, मतलब ए का परमाणु अचर है। अतः दिया गया प्रतिबंध पर्याप्त भी है, क्योंकि परमाणु क्या आ गया, अचर आ गया। अब देखो हमने एक देखा, एक प्रमेय में दिया गया सदिश अचर है, उसके लिए शर्त आई, परमाणु अचर उसके लिए आई। अब दिशा, केवल दिशा अचर होने के लिए शर्त है, वो क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर डी टी का मान 0 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें हम क्या आएगा, लेमा का यूज करेंगे, लेमा यानी प्रमेय का, प्रमेय का हमको यानी लेमा का यूज करेंगे। तो उस लेमा को पहले प्रूव करते हैं कि वो लेमा है क्या। तो कोई वेक्टर है वो किसके बराबर, उसकी परमाणु और उसकी इकाई सदिश के बराबर है, इकाई सदिश दोनों का गुणनफल है वो। तो अब इसका अवकलन करेंगे अगर हम वेक्टर का, तो वेक्टर ये हम क्या रखेंगे, ए का परमाणु और एक ए यूनिट वेक्टर। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो दोनों का क्या होगा, ए अचर रखा, ए यूनिट वेक्टर किया, ए को अवकलन किया, यूनिट वेक्टर को अचर रखा। ए डॉ ए वेक्टर से सदस्य, मतलब हम जो वेक्टर गुणा करेंगे, मतलब हमने कि जैसे क्रॉस, दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए से, तो हमने क्रॉस लगाया, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट किया, देखो इस पे, देखो यहाँ होगा। अब ए क्रॉस डी ए डी टी, ये आपका बराबर, इसको देखो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे गुणा करते हैं तो आएगा ए का स्क्वायर, ये यहाँ ये नहीं है, ये परमाणु आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर क्रॉस डी ए यूनिट वेक्टर डी टी प्लस
अब ये परिमाण और इस परिमाण यहाँ ये यूनिट वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा, इस यूनिट वेक्टर का इससे ये। अब समान वेक्टर का अगर क्रॉस करते हैं तो जीरो आता है, तो ये तो पद हो जाएगा जीरो, ये पीछे वाला ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए यूनिट वेक्टर क्रॉस डी ए यूनिट वेक्टर डी टी, ये मतलब आपका ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटे डी टी बराबर आपका ये होगा ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए और क्रॉस यूनिट वेक्टर ए का अवकलज, ये इसके बराबर होगा, इसका यूज करेंगे हम। देखो प्रतिबंध आवश्यक है, जो प्रतिबंध दे रखा था हम पहले ये मान लेते हैं कि एक ही दिशा अचर है, एक ही दिशा अचर होगी तो यूनिट वेक्टर की दिशा भी अचर होगी, क्योंकि जब एक ही दिशा अचर है तो ए की दिशा में तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की दिशा अचर है। अब यूनिट वेक्टर की दिशा अचर है और ए का परिमाण तो खुद अचर ही है, ए यूनिट वेक्टर उसका एक होता है कहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ए अचर सदिश है, तो हम अचर सदिश के बारे में क्या जानते हैं कि उसका अवकलज जीरो होता है, तो ये कर दिया। अब आप देखो इस डी ए यूनिट वेक्टर डी टी बराबर जीरो का यूज हम अगर इस दो में करते हैं, यहाँ ये मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ इसमें रखा एक ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का अवकलज बराबर ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर रेमनी के लिए बराबर, यहाँ मान रखा तो ये जीरो आ गया, तो प्रतिबंध कैसा हो गया आपका, पर्याप्त हो गया, प्रतिबंध आवश्यक हो गया, क्योंकि हमें ये इसको जीरो प्रूव करना था, प्रतिबंध आपका कैसे हो गया, आवश्यक। अब प्रतिबंध पर्याप्त हम प्रूव करें कि हम ये मान लेते हैं कि दी हुई शर्त कैसी है, सत्य है ये। अब दी शर्त सत्य है, तो देखो आप दो जो हमने लेमा प्रूव की है, उस लेमा में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डी मतलब ए वेक्टर का अवकलज बराबर, अब देखो आप जो है दो में से इसका मान रखोगे तो क्या आता है उसकी जगह ए स्क्वायर ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर का अवकलज बराबर जीरो आ जाएगा। अब ए स्क्वायर तो परिमाण तो जीरो है नहीं, तो इसे आप जीरो में भेज देंगे, भाग दे देंगे। अब ये रह जाएगा ये यूनिट वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर का ए यूनिट वेक्टर का अवकलज बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हो गया भाई, दो वेक्टर का क्रॉस जीरो है, यानी दोनों समांतर हैं। परंतु देखो हमने ए जो है ए ए आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका परिमाण अचर है, इकाई से इकाई परिमाण है उसका, परिमाण अचर होने की शर्त क्या है, ए का ए यूनिट वेक्टर का डॉट हम लेंगे, ऐसे पहले वाली जो थ्योरम थी वो है ए यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर का अवकलज बराबर जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, डॉट जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, तो इसका मतलब दोनों लंबवत है। लेकिन अब ये देखो कि तीनों चार से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ए यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का अवकलज परस्पर समांतर भी है तीन से, और चार से लंबवत भी है। पर ये दोनों चीज एक साथ कब संभव होगा, जब आपका ये यूनिट वेक्टर का अवकलज जीरो हो, तभी संभव है, नहीं तो कोई वेक्टर दो वेक्टर कैसे एक साथ लंबवत और समांतर हो सकते हैं, वो तभी होते हैं जब उनमें से एक जीरो हो। तो ये आपका डी ये तो आपका जीरो है नहीं यूनिट वेक्टर, तो आपका डी ए यूनिट वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा। अब आप देखो, अब ये वेक्टर जीरो आ रहा था, ये जीरो किसी भी सदिश का अवकलज जीरो कब आता है, जब वो कैसा हो, अचर हो, अचर सदिश हो। अचर सदिश मतलब उसकी दिशा अचर हो, उसका परिमाण अचर हो। पर देखो हमें पता है इससे क्या चल रहा है भाई, यूनिट वेक्टर है, उसका मतलब वो जीरो तो हो नहीं सकता, और उसका अवकलज जीरो आ रहा है। अवकलज जीरो आ रहा है तो इसका मतलब अचर सदिश है, ए कैसा अचर सदिश है, और ए जो है यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण तो अचर है ही, इसकी दिशा भी अचर है, इसकी दिशा भी अचर है। अब एक यूनिट वेक्टर की दिशा अचर है, इसका मतलब ए जो वेक्टर है उसकी भी दिशा अचर है। भाई ए यूनिट वेक्टर की दिशा अचर होने का मतलब क्या है, ए यूनिट वेक्टर जिस दिशा में है, यानी एक ही दिशा में है, वो ए वेक्टर की दिशा कैसी है, अचर है। तो ये हमें प्रूव करना था, हमारे पास ये तीन थ्योरम है। कोई वेक्टर अचर सदिश है, कोई सदिश अचर सदिश है एक बार, या उसका परिमाण यानी परिमाण अचर है, या दशा अचर है, ऐसे तीन थ्योरम है इसके ऊपर।